नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान अब भी भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहा है। पाकिस्तान अब भी 26/11 के आतंकी हमले जैसी कोई साजिश रच रहा है। इसका सबूत है जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया पाकिस्तान से आया आतंकी। क्या पाकिस्तान इस जिंदा सबूत को भी खारिज कर देगा? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन बुधवार की सुबह जम्मू कश्मीर के उधमपुर से खबर आई कि आतंकवादियों ने बीएसएफ की बस पर हमला कर दिया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुए इस आतंकी हमले में बीएसएफ ने एक आतंकी को मार गिराया। उसका दूसरा साथी गांव वालों को बंधक बनाकर भागने की फिराक में था, लेकिन 2 ग्रामीणों ने दिलेरी के साथ उसे दबोच लिया। जिंदा पकड़े गए आतंकी ने कबूल कर लिया है कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। मुंबई पर 26/11 के हमले में शामिल अजमल कसाब के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। इस मामले में पाकिस्तान की चुप्पी ही अब बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या हर बार की तरह पाकिस्तान इस बार भी इस जिंदा सबूत को खारिज कर देगा। बारह दिन पैसे मिलते हैं, पे मिलती है, सैलरी मिलती है। ये पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जिंदा सबूत है। कासिम खान उर्फ उस्मान नाम का ये आतंकी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ पर हमले के बाद जिंदा पकड़ा गया। इस आतंकी हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए, जबकि एक आतंकी मारा गया। दूसरा आतंकी पहाड़ी इलाके पे भाग गया। उसको पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में उसको दबोच लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। सर इसने बहुत तंग किया हमको, इसने बहुत कुछ बोला, बहुत टॉर्चर किया हमको। इसने बोला वो मार देंगे, धमकी दे रहा था। लेकिन हमने अपने बताया किसी को, आपके घर वालों को अपने भी हिम्मत रखी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए यहाँ पे, हम ले गया ऊपर तक, कोई 4 किलोमीटर तक ऊपर ले गया। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त नरसू इलाके में पहुंची है और आप ये देख सकते हैं यही वो बस है जो है जिसे आतंकी ने जो है वो निशाना बनाया है। आपको बता दूं कि इसी बस के अंदर जो है बीएसएफ के जवान थे जो यहां से आगे जा रहे थे, श्रीनगर की ओर जा रहे थे। अब आपको दिखाते हैं ये जो इलाका है, यहीं पे एक आतंकी जो है अचानक बस के आगे आया और आप देख सकते हैं इसने आकर इस बस पर जो है सीधे हमला बोल दिया। पाकिस्तान से अपने आकाओं के इशारे पर भारत में दहशत फैलाने आए कासिम को देखकर लोगों को 26/11 के आतंकी अजमल कसाब का चेहरा याद आ गया। कसाब की तरह कासिम भी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। कसाब के बाद वो पाकिस्तान का दूसरा आतंकी है जो जिंदा पकड़ा गया है। कासिम की उम्र भी करीब करीब कसाब जितनी ही है और वो भी कसाब की तरह हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी के आतंकी संगठन लश्कर का मोहरा है। जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन हुए। कितने बंदे थे? 2 थे। नहीं, असली बात था कितने थे? जो छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, उनका क्या कसूर था? वो क्या करते हैं? आप क्या दुश्मनी है हमारे से, हिंदुस्तान से? आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको, पे मिलती है, सैलरी मिलती है तो नहीं। आपका भैया आगे का प्लान क्या था? क्या करना था आपने? आगे का क्या प्लान था? आपने कहा 15 अगस्त के ऊपर पकड़ा गया हूँ, आगे क्या करना? देखो अभी नहीं हो गया। आप नहीं पकड़ा होता तो क्या करना था आगे? नहीं, कहाँ श्रीनगर जाना था आपने? ना उधर क्या, कोई पता नहीं क्या इलाका है, कौन सा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस जिंदा सबूत को मानेगा या फिर पुराना राग अलापते हुए इसे भी खारिज कर देगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं उनका इस एस्पेक्ट पर कोई नियंत्रण है नहीं। टेररिज्म पर ये सिविलियन गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के सिविलियन गवर्नमेंट का टेररिज्म पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज आपने जम्मू में हमला होते हुए देखा, वो भी जम्मू के ऐसे इलाके में जहां पिछले कई सालों से हमने उस इलाके को पूरी तरह से मिलिटेंसी से जो है आजाद कर दिया था। ये एक और सबूत है इस हुकूमत की नाकाबिलियत। उस्मान उर्फ कासिम के पकड़े जाने से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FIA के पूर्व प्रमुख ने कबूल किया था कि 26/11 का आतंकी हमला पाकिस्तान की जमीन से ही हुआ था। ये सच्चाई पाकिस्तान ने अब तक कबूल नहीं की है।
ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि आखिर पाकिस्तान कब तक अपनी नापाक हरकतों को झूठ के पर्दे में छिपाएगा। अजय जांडियाल, उधमपुर, इंडिया न्यूज। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या पाकिस्तान पर अब भी भरोसा किया जाना चाहिए? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पर जो बातचीत अगस्त के आखिरी सप्ताह में, अगस्त के आखिरी फेज में होनी है, क्या उस बातचीत को अभी भी जारी रहना चाहिए? क्योंकि गुरदासपुर अटैक के बाद भारत की तरफ से लचीला रुख था और बातचीत की जो डेट्स है वो भी गुरदासपुर अटैक के बाद हुई थी, लेकिन उधमपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से जिंदा आतंकी पकड़ गया, उसके बाद सरकार की रणनीति क्या होगी? पाकिस्तान अब क्या कहेगा? पाकिस्तान की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि न तो एक्सेप्ट किया है उसने कासिम को और न ही डिनाई किया है। पाकिस्तान की चुप्पी का क्या मतलब? गुरदासपुर अटैक के बाद उन्होंने गुरदासपुर अटैक की निंदा की थी, लेकिन उधमपुर के मामले पर पाकिस्तान अभी तक खामोश है। क्यों? इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ विजय गोयल जी जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के राज्यसभा के एमपी हैं, वरिष्ठ नेता है पार्टी के। अमीबेन याग्निक जी है, जो कि कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। पीके मिश्रा साहब हैं, जो एक्स एडीजी हैं बीएसएफ के। आपको ध्यान रहे कि बीएसएफ की ही गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल फारूक साहब हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एमएस बिट्टा साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, और मेरा बड़ा सीधा सवाल, कासिम को आप कैसे डिनाई कर पाओगे? ये तो जिंदा सबूत है। हाँ, ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा एक मुल्की लेवल पर गए, इंटरनेशनल लेवल पर जो स्कैम हो, जो हमला हो, वो आइडेंटिफाई हो जाए। इट इज वेल डन टू भारत। लेकिन उसमें थोड़ी सी बात आती है कि क्या आपने कभी अपने किसी जगह पर भी मिशन पे भेजते वक्त तमाम सबूत देकर भेजा है लोगों को? ऐसी बात नहीं है। हमेशा जब भी अगर ये पाकिस्तान की तरफ से होता तो उसकी सबसे पहली बात ये होनी थी कि उसके पास पाकिस्तान का कोई सबूत ना होता। दूसरी बात ये होती कि फिर, अरे वो खुद बता रहा है फारूक साहब, वो पाकिस्तान का है। और दूसरा मैं बता दूं, हम कोई अपने घर में टेररिस्ट को ट्रेन करके उसको AK-47 दे के ये बोलेंगे कि जाके बीएसएफ की जो बस है उसमें फायरिंग करके आ जाओ? जी, मैं इस वक्त मैं 10 आदमी आपको इसी वक्त पेश कर सकता हूं जो ये कहेंगे कि दीपक साहब ने हमें कहा था कि ये करना है। ऐसी कौन सी बात है? लेट्स गो ऑन। जो इल्जामात लगाते रहते हैं दोनों तरफ से, ये काफी नहीं है। एक मंतक पे जाना चाहिए, लॉजिक पर। लॉजिक पर ये होता है, सबसे पहले आपने गुरदासपुर का लगाया फिर इल्जाम। फारूक साहब, जब आर्मी स्कूल पर पेशावर पर हमला हुआ था तो आपने 1 घंटे के भीतर ये कहा था कि ये हिंदुस्तान ने कराया है, रा ने कराया है। हम लोगों ने तो उसके बयान के बाद ये कहा कि ये पाकिस्तानी है। जब वो खुद बोला, यहां से तो कोई बोला नहीं, आपने कहा कि यह हमला बच्चों पर, जो स्कूली बच्चे हैं उन पर हिंदुस्तान ने कराया है, रा ने कराया है, जबकि उसमें आपके टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। तो आप यह कह रहे हैं कि हमने इतना जल्दी इसका सबूत दिया। सबूत तो खुद आपको मिला है और आतंकवादी ने सबूत दिया है, हमने नहीं सबूत दिया। और फारूक साहब, वो खुद चिल्ला के बोल रहा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, 10-12 दिन पहले जंगल के रास्ते से आया हूँ, मुझे यहाँ पर ये टास्क दिया गया था, मुझे और यहाँ पर रहना था। और उससे किसी इंटरोगेटर ने नहीं पूछा, उससे गांव की पब्लिक ने पूछा, क्योंकि पब्लिक ने उसको पकड़ा था वहां। ये दूसरा, ये सबसे बड़ा सबूत है कि बगैर किसी इंटेरोगेशन के जब आदमी ये बोलने लग जाए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, बगैर किसी कोर्सिव मेथड के अगर खुद बोलने लग जाए, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो ड्रामा है, वो हकीकत नहीं है। अब मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वो कुछ और भी बोल सकता था। एक यही क्यों बोला कि पाकिस्तानी हूँ? जी, मैं मंतक सबसे पहले आपको पेश करना चाहता हूँ। ये क्यों नहीं बोला वो अफगानी है, जो सारे समझते हैं? ये क्यों नहीं बोला वो कश्मीरी है? ये क्यों नहीं बोला कि वो जम्मू का रहने वाला है? ये क्यों नहीं बोला कि वो दिल्ली से आया है? ये क्यों नहीं बोला कि वो मुंबई से आया है? आप उसको ये बता देते कि कश्मीर नहीं कहना, जम्मू कहना है, तो वो कहता रहता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइए एक मंतक की तरफ आए।
भैया एक लॉजिक की तरफ मुझे एक मेरी बात सुन लीजिए, एक लॉजिक सिर्फ, उसके बाद आप जरूर कहिए। वो लॉजिक ये है कि इस वक्त 70,000 इंसान कुर्बान करवाने के बाद क्या हम अमन के ख्वाह हैं या हम शरारत के ख्वाह हैं? नहीं, फारूक साहब, बिट्टा साहब कुछ कहना मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कुछ नहीं कहा फारूक साहब। आपके रिटायर्ड एक ऑफिसर ने परसों कहा कि 26/11 की जो प्लान हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। फैसला आपको करना है, पाकिस्तान के अंदर ISI बड़ी है या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है। बार बार दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति कई सालों से देख रहे हैं, बातचीत होती है, हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं और लीडर जाते हैं, वो शांति के लिए यहां से जाते हैं, उधर से ISI फायरिंग करता है। हिमाचल के अंदर एक दिन के अंदर वाजपेयी जी उधर जाते, फायरिंग करके मार देते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये डिसीजन आपको लेना होगा, बताना होगा ISI बड़ी है या वहां पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है जो 26/11 घटना नहीं रोक पाती। जो पार्लियामेंट में हमला होता है, कारगिल में हमला होता है, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोग मारे जाते हैं। क्या हिंदुस्तान के लोग मारे जाते हैं? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान सारे, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। ये पाकिस्तान से, ISI से प्लांटेड करके आते हैं। आज वो इतिहास गवाह है, वो कसाब की तरह पकड़ा गया और कहता मुझे तो हिंदुस्तानियों को मारने के लिए मजा आता है, कहता मैं, हाँ वो मजा आता है। आप कहते हैं कि ये प्लांटेड है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए साहब, आपको सोचना चाहिए। इंसान का, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, खून किसी का बहे, वो इंसान का खून बहता है। सरबजीत का मामला मेरी एक मिनट बात सुनिए। सरबजीत सिंह का मामला आपके सामने, हमने लोगों ने, हम एंटी टेररिस्ट फ्रंट चलाते, क्या हमने आवाज उठाई? हमने कहा है या नहीं है? अगर सरबजीत सिंह ने वहां पे किसी बेगुनाह के खून के अंदर ISI किसी दाऊद इब्राहिम को ठोका होता, ठोक के कहते सोने से तोलेंगे। अगर पाकिस्तानी किसी मुसलमान भाई का खून हुआ है तो हम किसी के साथ नहीं है। हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है। बार बार नरेंद्र मोदी जी ने, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अमन शांति की बात की। पाकिस्तान की तरफ से क्या मिला? लाशें, बेगुनाहों का खून, बहनों के सुहाग उजड़ते हुए। ये हमें आपने हमें ये दिया। फारूक जी, आपके अमन की तारीख में मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको 14 अगस्त 1947 मैं आपके अमन की तारीख भी मैं बताना चाहता हूँ। 14 अगस्त 1947 को आप इंडिपेंडेंट हुए थे, हमसे एक दिन पहले, और उसी दिन कबायली हमला कश्मीर पर हुआ था। 1965 में आप जिब्राल्टर प्रेसिडेंट अयूब खान और भुट्टो साहब ने शुरू किया था, जब आपने कश्मीर में अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे थे। 1971 में 1 करोड़ हमारे आए और हमारी, और 1999 में आपके पास अपनी कहानी है, हमारे पास अपनी कहानी है। परवेज मुशर्रफ साहब वाजपेयी साहब से मिलने जो आजकल हम कौम कर फारूक साहब की बात सुन लेते हैं, फिर विजय गोयल जी के पास चलते हैं। फारूक साहब नहीं चाहते हैं जी, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज हमें जब इस वक्त का ये टाइम ले रहे हैं हम कौम का, हमें ये देखना है कि आगे में क्या चलना है। आपकी कहानियां अपने पास, हमारी हमारे पास। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड टुडे। अरे फारूक साहब, सवाल ये है कि फॉरवर्ड जाएं कैसे, जब आप आतंकवादियों को कश्मीर में देख रहे हैं, उधमपुर जैसी टेररिस्ट जगह में हमले करवा रहे हैं, तो फॉरवर्ड जाए कैसे? सवाल ये है। तो यही सवाल मैं विजय गोयल जी से पूछना चाहता हूँ। विजय गोयल जी, यहाँ पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ऐसे हालात में NSA लेवल बातचीत होना चाहिए, और आप अपने पाकिस्तानी दोस्त को यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि आज एक सबूत, जिंदा सबूत पकड़ा गया है। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन किस तरह? लेट्स हैव प्रैग्मेटिक अप्रोच। एक बात आप प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं, लेकिन कैसे होगा? एक मिनट विजय गोयल जी की सुन ले। होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन किस तरह? लेट्स हैव प्रैग्मेटिक अप्रोच। एक बात आप प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं, लेकिन कैसे होगा? एक मिनट विजय गोयल जी की सुन ले। रूलिंग पार्टी के बहुत वरिष्ठ मेंबर है वो। विजय गोयल कैसे करेंगे ये? अगर सवाल से सवाल हो
तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ इन्हें शांत कराओ तो मैं बोलूं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर आज का ताल्लुक है, कर्नल फारूक साहब दूसरों को भी सुन लीजिए, आपको 15 मिनट मिल चुके हैं लगातार। कर्नल फारूक साहब सुलह पसंद इंसान है, वो सबसे पहले गए हैं, उन्होंने मोदी साहब को इन्वॉल्व किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर पर आज तक किसी भी इस तरह करके तकरीबकारी की तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है फारूक साहब मैं अभी इस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। विजय गोयल साहब आप बोलिए। फारूक साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज तक फकत सुलह की बात की है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज हमें जरूरत है अमन की। हम क्यों अपना अमन बर्बाद करेंगे? चलिए ठीक है, अमन की कितनी जरूरत है दिख गया उधमपुर में। आप आतंकवादी भेज रहे हैं, आप होते रहे आतंकवादी भेज रहे हैं आप। विजय गोयल जी यहाँ तक करना चाह रहा था, जहाँ तक आगे चलने का ताल्लुक है। फारूक साहब दूसरों को एक बात आप समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, हमारे पाकिस्तानी दोस्त हमें भी सुन लो आप। एक बात आप समझ लीजिए, जो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है वो यहां पर आकर टेलीविजन पर ये तो कहने वाले नहीं है कि ये जो 20 साल का नौजवान पकड़ा गया है जिसका नाम उस्मान कासिम खान है, यही टेररिस्ट है, इसी ने अटैक किया है और ये जो पकड़ा गया है। जाहिर तौर पर जैसे आज तक पाकिस्तान हर चीज से पल्ला झाड़ता रहा है, तो ये जो स्पोक्स पर्सन है इनका भी काम यही है कि पल्ला झाड़ना। किंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस समय अमेरिका ने बहुत सारे इनके संगठनों पे बैन लगाया था, तो क्या तब अमेरिका भी गलत था कि ये उग्रवादी संगठन नहीं है, ये आतंकवादी संगठन नहीं है? जिस समय आपके अभी तारिक खोसा ने जो आर्टिकल लिखा है, जो कि आपके फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हैं, उन्होंने लिखा कि भाई मुंबई के अंदर 26/11 के ऊपर जो हमला हुआ उसके अंदर पाकिस्तान को अब मान लेना चाहिए कि भाई उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो भी क्या गलत था? और इससे पहले भी जिस तरीके से ये क्या ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से कोई भी टेररिस्ट इंडिया में नहीं आ रहा, क्या ये दावे के साथ ये कहना चाहते हैं? इसलिए मैं समझता हूं कि आज इन्होंने टेलीविजन पे सिर्फ अपना धर्म निभाने की कोशिश की है। और जहां तक आप दीपक कह रहे हैं, जाहिर तौर पर सरकार को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ अब ये एनएसए की मीटिंग होगी या नहीं होगी। गुरदासपुर के अंदर भी जो हमला हुआ था उसमें भी हमारी पूरी कोशिश थी, इसलिए वो हमला देर तक चला कि उसमें भी कोई ना कोई टेररिस्ट जिंदा पकड़ा जा सके ताकि हम पाकिस्तान के खिलाफ सबूत जुटा सके। और आज जो ये उस्मान कासिम खान को हमने पकड़ा है और ये कहते हैं कि भाई बिना इंटेरोगेशन के, भाई जब प्रिलिमिनरी कोई पकड़ा जाएगा तो उस आदमी से पूछा जाएगा, तो वो 20 साल का लड़का जो इसको आप ट्रेन करके भेजते हैं, वो क्या आपको सामने बिल्कुल ट्रेंड होके बोलेगा क्या? उसको उसने जो देखा, जो उसको समझाया गया, जो उसने किया और जिस तरह से पकड़ा गया, तो जैसे अजमल कसाब ने अपना बयान दिया था उसी तरीके से इन्होंने भी बयान दिया। बिल्कुल। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत अपने ऊपर खुद आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है? इसलिए मेरा ये कहना है इसके जवाब को आप सोच समझ के दीजिए। मैं मानता हूं आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका काम यह है कि एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा इतना कहना है कि हम सबूत जुटा के आपको देंगे, जैसे पहले भी दिए। अब इससे बड़ा सबूत, जिंदा सबूत नहीं है। बिल्कुल, इससे बड़ा जिंदा सबूत नहीं हो सकता। मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड में आ रहा हूँ। पहले मैं हो चुका है टेररिस्ट। अमी बहन याग्निक को जोड़ता हूँ। अमी बहन जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसे माहौल में एनएसए लेवल की बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान ने भी जो सबूत देखिए, पहली बात तो टेरर एंड टॉक्स कभी साथ में नहीं जा सकते। जी बोलिए। आपके मनमोहन साहब ने, और उसकी रिफ्लेक्शन जो थी जॉइंट कम्युनिके में थी। मेजर फारूक साहब एक मिनट, दूसरों को भी सुन लीजिए। सबूत से मेजर फारूक साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया यहाँ बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, उनको भी सुन लीजिए, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। एमी बेन याग्निक। हाँ दीपक जी, पहला तो टेरर और टॉक साथ में नहीं जा सकते कभी। अभी ये बात कब से चली थी, फिर भी इस गवर्नमेंट ने जाके बहुत कोशिश की हाथ मिलाने की पाकिस्तान गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर से। तो अभी ऐसे माहौल में जब अपनी बॉर्डर्स हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, कैसे ये आतंकी क्रॉस करके आया है इंडिया में, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और पाकिस्तान के साथ एक कड़क रुख होना चाहिए। अपनी फॉरेन पॉलिसी जो होनी चाहिए वो एकदम साफ होनी चाहिए कि दोनों चीज साथ में ना जाए।
टेरर एंड टॉक्स एकदम टफ स्टैंड लेना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और उनको बहुत कड़क रूप से पाकिस्तान को कहना पड़ेगा कि भाई ये बात हर बार इतने फास्ट ये जो आप टेरर पे चला रहे हैं अपनी कंसिस्टेंसी, वो ठीक नहीं है। एक तरफ आप ऐसा कहते हैं हमें अमन चाहिए, ये चाहिए, बॉर्डर पे शांति चाहिए, फिर भी ये चालू है सारे इंसिडेंट्स कई टाइम से और वायोलेशन भी बॉर्डर पे होती रहती है, सीज फायर वायोलेशन। तो ये बात तो अभी अपनी भारत की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इट हैज टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अ वेरी स्ट्रांग मैसेज और टॉक भी ऐसे सीरियसली होना चाहिए और पॉलिसी बहुत साफ, बहुत क्लियर और बहुत कड़क होनी चाहिए। बिल्कुल। मिश्रा साहब, आप मेजर फारूक साहब से एक सवाल पूछना चाहते हैं, सीधे सवाल पूछिए। हाँ। फारूक साहब, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप अमन चाहते हैं, उफा मीटिंग के बाद जब दोनों प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि दोनों एनएसए ने लास्ट वीक ऑफ अगस्त में इकट्ठे होंगे और इसके ऊपर वार्तालाप होगा, उसी दिन से आपका फायरिंग बॉर्डर में शुरू हो गया। मैं ये बताना चाहता हूं, आपका उरी हो, पुंछ हो, आपका अखनूर हो, आरएसपुरा हो, सांबा हो, हर एक बॉर्डर में आपका फायरिंग शुरू हो रहा है बीएसएफ और आर्मी पोस्ट के ऊपर। आप बताते हैं कि अभी जो मोहम्मद नावेद इलियास कुरैशी जो अप्रीहेंड हुआ है वो पाकिस्तान का नहीं है। कृपया आप उनका मोहम्मद याकूब जो उनके पिता हैं और उनके दो भाई हैं और बहन है, उन्हें पूछ लीजिए फैसलाबाद में क्या उनका लड़का, उनका भाई या भाई है या नहीं। वो दूसरा है, एक और डेड बॉडी है, हम सिर्फ एक नहीं चाहते, एक और डेड बॉडी है मोहम्मद मोमिन के, जो भी भागलपुर का है। क्या आप बता सकते हैं वो भी पाकिस्तान का नहीं है? मेन चीज है कि आपका कंट्री जब भी पहल करना चाहता है, साथ में आपके जनरल रहील साहब, अख्तर रहील साहब हैं, जनरल रहील साहब हैं, और ये कभी होने ही नहीं देंगे क्योंकि आप लखवी और हाफिज सईद के साथ लश्कर तोयबा का ट्रेन मिलिटेंट्स इंडिया को भेजते रहते हैं और फायरिंग शुरू करते रहते हैं। और ये आप सोचिए, ये मिलिटेंट जो आया है, जो बीएसएफ के ऊपर फायर किया, बीएसएफ के गाड़ी के ऊपर फायर किया, 2 बीएसएफ कांस्टेबल ने शहीद हुए, क्या ये पाकिस्तानी इंडियंस हैं? क्या इंडियंस ये करेंगे? आप कैसे उसको मना कर सकते हो? जो हमारे पास डेड बॉडी मौजूद है, हमारे पास जिंदा याकूब और जिंदा वो आदमी मौजूद है, उसका वेपन मौजूद है, ऐसा आप मना नहीं कर सकते। फारूक साहब से इसका जवाब दूंगा मैं। मिश्रा जी, आपको रुकना होगा। तो एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया है उधमपुर में और पाकिस्तान इस सबूत को भी नकार रहा है। मेजर फारूक साहब, कर्नल फारूक साहब, आपसे सीधे जानना चाहूंगा, उसके वालिद का नाम मोहम्मद याकूब है, फैसलाबाद का वो रहने वाला है। उस्मानपुर कासिम के 2 भाई एक बहन है, एक भाई कपड़ों का कारोबारी है जबकि दूसरा भाई लेक्चरर। अरे जनाब, एक फैसलाबाद फोन करके तो पता कर लीजिए कि उसकी फैमिली है कि नहीं है। उसके पिता मोहम्मद याकूब से ही बात कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने ये जहमत तो उठाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो मैं अभी कंफर्म भी करूं। मैं सिर्फ एक बात जो कि कहना चाह रहा था, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंफर्म कर सकती है। कर्नल फारूक साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंफर्म कर सकती है, उनके लिए 2 मिनट का काम है। मैं आईएसआई कंफर्म कर सकता है, आप डिनायल मोड में क्यों हैं? नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक मंतक की बात करना चाहता हूं, मेरी सुनी नहीं गई। मैं चाहता हूं कि तसल्ली से वो सुन लें, और वो ये है कि आज 70,000 बंदा मरवाने के बाद, शहीद होने के बाद, हम लोग अमन की ख्वाहिश में रखते हैं, हम अमन की तरफ चल पड़े हैं। फारूक साहब, फारूक साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये बता सकता हूं कि क्या जो फारूक बात करने दें, आप मेरा ये पॉइंट समझे कि हम सबसे ज्यादा इतने बंदे देने के बाद अमन की ख्वाहिश रखने वाले हम हैं। अब इस मामले में इस तरह की जो चीजें होती फारूक साहब, इतने बड़े आपके एक अधिकारी ने आपसे भी आपके एक अधिकारी ने दुश्मन है 26/11 का खुलासा कर दिया। बेटा साहब, ये उसका कबूलनामा है। आप इतने बड़े आपके एक अधिकारी ने आपसे भी आपके एक अधिकारी ने दुश्मन है 26/11 का खुलासा कर दिया। बेटा साहब, ये उसका कबूलनामा है। अरे फारूक साहब,
मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ फारूक साहब, ये तारिक खोसा का आर्टिकल है। नहीं फारूक साहब, एक मिनट सुन लीजिए, आपको पता है ना तारिक खोसा कौन है? FIA के चेयरमैन थे, चीफ थे वो, जब 26/11 आप भी पहल कर दीजिए, आप भी उस पर पहल कर दीजिए। एक अधिकारी ने किया, आप भी पहल कर दीजिए, सच्चाई के ऊपर बताइए तारिक खोसा ने क्या कहा है? तारिक खोसा ने कहा है द फॉलोइंग फैक्ट्स आर पर्टिनेंट। फर्स्ट, अजमल कसाब वॉज ए पाकिस्तानी नेशनल जिसका रेसिडेंस जो है वो बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसका ताल्लुक सिद्ध हुआ है, वो लश्कर तोयबा से जुड़ा हुआ था, उसकी थट्टा में ट्रेनिंग हुई सिंध में और उसको समुद्र के माध्यम से भेजा गया। ये तारिक खोसा कह रहे हैं, आपके FIA के चीफ, जिन्होंने 26/11 की जांच करी है। एक सवाल पूछना था मुझे, एक मिनट जवाब कर्नल साहब से बताइए, तारिक खोसा को डिनाई कर सकते हैं आप? देखें, ये एक वो केस है जो कि मुकम्मल चल चुका और एक अंजाम तक पहुंच चुका, वट एवर इट वॉज। कहाँ पहुंचा अंजाम तक भाई? आज की तारिक खोसा की बात तो मान नहीं रहे आप, अपने FIA चीफ की बात तो मान नहीं रहे। हम क्यों चाहेंगे? मैं देखें बात सुने मेरी, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रहा हूं कि जो बंदा, जो कौम 70,000 शहीद करवाने के बाद अमन की तरफ चल पड़ी हो, वो दोबारा नहीं करना चाहिए अमन खराब। 70,000 लोग मारे गए, किसकी गलती के कारण मारे गए? आपकी गलती के कारण। दीपक विजय गोयल जी, यहाँ मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। कहना चाह रहा हूँ कि हमें आपस में 70,000 पे चीजों में अगर उलझे रहेंगे, 47 से लेकर आज तक आपकी कहानी आपके पास, हमारी कहानी हमारे पास, अगर इसमें हम उलझे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें ये मान लेना चाहिए। तो आतंकवादी क्यों भेजते हैं आप? हम आपको उलझना चाहते हैं, आतंकवादी क्यों भेजते हैं आप? कर्नल फारूक साहब, विजय गोयल जी, बड़ा सीधा मामला है यहाँ पर। अगर 70,000 लोग मरे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या पाकिस्तान की पुरानी गलतियों के कारण नहीं मरे हैं? उसी ने आतंकवाद को नहीं पनपाया क्या? हमें एक दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए तो काम बन सकता है। अच्छा, ये इस तरीके से आतंकवाद को पनपाया है और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान भी उसका भुगतान हुआ है। ये तालिबान वालिबान ये सब किसकी पैदाइश है? अरे कर्नल फारूक साहब सुन तो लीजिए, मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इनको शांत करें तो आप। कर्नल फारूक साहब सुन भी लीजिए, मैं सिर्फ एक बात पे आता हूँ कि हम अमन चाहते हैं। कर्नल फारूक साहब, आप भी नहीं, हम भी अमन चाहते हैं, पर सुन तो लीजिए कड़वी बातें। आप सुनना नहीं चाहते हैं, सुन लीजिए, अकेले मोनोलॉग मत करते रहिए, किसी दर्शक को कुछ समझ नहीं आएगा। कर्नल साहब, विजय गोयल जी, फारूक साहब एक बात समझिए, आप शांति की बात आप कर रहे हैं। अगर यही शांति की बात हम सब लोग चाहते हैं, किंतु उसके लिए अमल भी तो करना होगा। आपने आते ही जो बात करी कि हमने ही वो सारे के सारी चीजें क्रिएट कर दी हैं और ये सब नाटक और ड्रामा है, उसको देखकर हमें बहुत दुख हुआ। ये जो कारगिल के अंदर घुसपैठ हुआ, उस समय जो पाकिस्तान ने कराया था और अपने सैनिकों की लाश भी नहीं उठाई थी, उसके बारे में जनरल मुशर्रफ ने खुद कह दिया बाद के अंदर, रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमारे सैनिक वहां कारगिल के अंदर युद्ध पे गए थे। तो इसलिए मेरा यह कहना है, आज आप 70,000 लोगों की जो दुहाई दे रहे हो, वो सब नहीं होता यदि आप जैसे लोग आज टेलीविजन पर ये कहते कि हां ये जो पकड़ा गया है इसकी आप जांच कर लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान भी इसकी जांच करेगा, इसके एड्रेस और नाम की जांच करेगा और हम उस जांच के अंदर पूरी मदद करेंगे आपकी, तो हमें ज्यादा खुशी होती कि हां वाकई में आप अमन और शांति चाहते हैं। मुझे इतना ही कहना है आपको। आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। आपको ब्रिगेडियर मिश्रा, कल फारूक साहब एक बात, एक सवाल और फिर मैं आपके पास आता हूं, एक सवाल और फिर मैं आपके पास आता हूं। कल फारूक साहब आपने 70,000 आदमियों की बात की, मैं आपको आपके ही कंट्री का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप लोगों ने 1971 में 93,000 सैनिक लूज किए थे जो हमारे प्रिजनर थे। अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर कारगिल क्यों किया? कारगिल तो 93,000 के बाद किया, तो 70,000 तो उससे 23,000 कम है, इसलिए आपकी अमन की स्टोरी गलत है। दूसरी बात, आपको यह सूट नहीं करता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन हो, क्योंकि आप जिस आप ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की वजूद पाकिस्तान में नहीं रहेगी अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक समझौता कर लें और अमन हो जाए।
आपके पाकिस्तान के आर्मी को ये सूट नहीं करता है, इसलिए आप अमन नहीं चाहते हैं। कर्नल फारूक साहब, अब जवाब देने की इजाजत है? हाँ, थोड़ा संक्षेप में। अब जवाब देने की इजाजत है? आप एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप अमन चाहते हैं, आप अमन चाहते हैं। आपने 70,000 लोग मर गए, हमने नहीं मारे, आपकी गलतियों से मरे। सुनता हूँ, मेरी बात भी सुनिए जिस तरह मैं आपको सुनता हूँ खामोशी से। जनाब, पहली बात यह है कि वो जो सैनिक हमारे पकड़े गए थे 93,000 एंड ऑल दैट, वो बजाते खुद बताता है कि अमन कौन चाहता है, इंडिया या पाकिस्तान। ये आप बता के आपने खुद सेल्फ कंट्राडिक्शन। अच्छा, इसीलिए सरेंडर कर दिया था आपने। मोदी साहब का भी जाना। अब सुनिएगा जैसे मैं अमन से सुनता हूँ, अब सुनने का अमन को कर ले, बाद में शांति बाकी भी हो जाएगी। अब सुनिए, दूसरी बात यह है कि अब कभी ऐसा हुआ कि हमने आपके ऊपर से जाके नेपाल में या परली तरफ जाके कहीं आपकी तकरीबकारी की हो? आप जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान और हमारे 1000 रिश्ते हैं, आपका कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक माउंटेन के जिसका नाम हिंदू कुश है। $2 अरब दे के आपने एक बिल्डिंग बना ली, तो अब आप समझते हैं कि आप वहां पर गिरफ्त कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, एज ए प्रिंसिपल प्लीज, आप और हम स्टेप 1 एक अच्छा हमसाया बन सकते हैं, वर्किंग रिलेशन बेहतर करें, ये कर सकते हैं, उसके बाद दोस्ती की बातें होंगी। अच्छा, हम दोस्ती करें, आप आतंकवादी भेजें, पुरानी दोस्ती करें, आप आतंकवादी भेजें। कर्नल फारूक साहब, हमारी भी फारूक साहब, और पुरानी बातें। दूसरी बात ये है कि मैं बताना चाहता हूँ, किसी वक्त फारूक साहब नौजवान थे, फारूक साहब जो मैंने पहले सवाल किया था, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। पाकिस्तान इंडिया मैच्योर होना चाहिए। वी बोथ आर एनफ स्ट्रॉन्ग। जब अच्छा ठीक है फारूक साहब, आपकी बात सुन ली, आप एक ही कहानी गा रहे हैं बार बार। मिर्जा साहब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल सुन लीजिए आप, सवाल सुन लीजिए आप। उसी को दोहराते हैं। कर्नल फारूक साहब, आप कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। जब आप खड़ा कर देते हैं टैंक ला के, फारूक साहब किसके लिए खरीदते हैं? ना तो टैंक हिमालय पे चढ़ सकते हैं, फारूक साहब मेरी टैंक हिमालय पे चढ़ सकते हैं, ना खरीद बंगाल में उतर। अरे फारूक साहब, आप बात भी सुनिए हमारी, लाइन लगा देते। अरे बात सुनिए अब हमारी, बनाने पड़ते हैं। फारूक साहब बात सुनिएगा। जब आप फारूक साहब सुन भी लीजिए, फारूक साहब बात सुनिए। लोग रखने पड़ते हैं। कर्नल फारूक साहब, मजबूरी है। आप अगर आप मोनोलॉग बोलते रहेंगे तो बहस नहीं हो सकती। फारूक साहब, मैंने एक ही सवाल पूछा था, पाकिस्तान के अंदर ISI बड़ी है या वहां का प्राइम मिनिस्टर बड़ा है? कितने प्राइम मिनिस्टर आए, कितने चले गए, हमारे आए, आपके आए, कहां बात पहुंची? जब बातचीत होती है तो गोलियां चलती हैं आपकी तरफ से। और गोयल साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर कारगिल युद्ध से लेकर के 26/11 हो या 13 दिसंबर की पार्लियामेंट का हमला हो या कल का हो या दीनानगर, हजारों सबूत हैं हिंदुस्तान के पास। हमारी सरकारों को अब इनसे सीधी बातचीत नहीं करनी चाहिए और इनका केस यूनाइटेड नेशन, अमेरिका जो टेररिज्म के खिलाफ उनको सुनिए मेरी बात, उनको बीच में बिठाएं, हमारी गलती हमें बताएं। अगर ये नहीं हटते हैं अपनी हरकतों से तो टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया जाए पाकिस्तान को। हमारी बातचीत से कुछ न होने वाला नहीं, कई सालों से ये सुन रहे हैं, और कंट्री को बिठाया जाए। अगर गलत है तो टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए। अमेरिका भी कह चुका है कि आतंकवाद की सबसे बड़ी मां अड्डा है ये पाकिस्तान। अच्छा, अजय जांडियल मेरे साथ जुड़ गए हैं अभी अभी उधमपुर से। कर्नल फारूक साहब, सुन लीजिए कि कासिम ने अभी अभी क्या क्या खुलासे किए हैं। अजय, क्या लेटेस्ट अपडेट है कासिम की इंट्रोगेशन के मामले में? बोलो, एयर सेल पे फोन कर लो। लगता है जैसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर चलेंगे। कर्नल फारूक साहब, क्या आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कासिम के फैसलाबाद में रहने के, उसके परिवार की, उसके लेक्चरर भाई की, उसके गारमेंट के बिजनेस करने वाले भाई की, उसकी बहन की, उसके पिता मोहम्मद याकूब की, इनकी जांच करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे किसी भी मुल्क में हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, मतलब है किसी मासूमियत में, या किसी को ले गया हो उसको बरगला के, या किसी के किसी भी तरीके से, हमारा कोई भी शहरी होगा वो हमारा शहरी है। हमने उसकी हरता से इन्वेस्टिगेशन करनी है, नंबर 1।
नंबर 2, ये हमारा अपना एक मिशन है कि हम इस इलाके में अमन चाहते हैं। हम अमन की तरफ गामजन हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई बीच में इंटरफियरेंस करे। और सिर्फ आप ही नहीं, और भी बहुत लोग हैं जो के चाहते हैं। बार बार जो आती है ISI की बात कि जी वो बड़ी है या वो बड़ी है, ISI इज अ पार्ट ऑफ द नेशन। सिर्फ ये है वाह हिंदुस्तान में कत्लेआम कराए, बहनों के सुहागों को उजाड़े, वो ISI दाऊद इब्राहिम को रखे, टाइगर मैनन को रखे, छोटा शकील को रखे, उनको फंडिंग करे, उनके पासपोर्ट बनाए। वो हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान की ISI, उस पाकिस्तान की ISI को कहते हैं। अब हमारी उसको जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अमन शांति नहीं होने देती, वो है ISI पाकिस्तान की, जिस ISI ने 26/11 की घटना फारूक साहब, आपके जो ISI का रिजवान अख्तर, जनरल रिजवान अख्तर, हेलो साहब सुनिए, कर्नल फारूक साहब, आपके ISI के लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, जनरल रहील, हाफिज सईद, लखवी, शायद यही आपका कंट्री चलाते हैं। और ये इसका काम जो है, आप दीनानगर में अभी तक भी 3 डेड बॉडी आपके पड़े हुए हैं। अब इसके साथ आपको क्या बताना है, कितने सबूत देंगे? अभी आपका सरताज अजीज जी आएंगे। सरताज अजीज के लिए पूरे सबूत हम इकट्ठा करके दे सकते हैं, लेकिन आप क्या अमन चाहते हैं? ऐसा अमन करना चाहते हैं कि आपका हाफिज सईद और लखवी जो है आपका ISI के थ्रू से, जनरल्स के थ्रू से, इस टाइप के आदमी, नाकेब जैसा और कुरैशी जैसा आदमी हमारे कंट्री में भेजेंगे? और जो 2 बेचारे कांस्टेबल्स हमारे मारे गए, मैं पहले मेरे दोनों कांस्टेबल को सैल्यूट करता हूं जो शहीद हुए हैं, कांस्टेबल राखी और कांस्टेबल शुभेंदु राय। इनका नाम अभी तक कोई नहीं बताया है। मैं उन दोनों को सैल्यूट करता हूं, लेकिन आपको शर्म आना चाहिए कि एक्सेप्ट करने से पहले आप ये नहीं सोचते कि आपके आदमी आए थे, आप अभी तक सोए बैठे हैं सुबह से। क्या पता नहीं लगा सकता है? क्या आपका रिजवान अख्तर जो चीफ ऑफ ISI है, क्या ये पता नहीं लग सकता है कि यह आदमी कौन कासिम आया था? ये तो 2 मिनट का बात है, जब एड्रेस पता है। बिना जांच किए कासिम को एक बार फिर नकार रहा है पाकिस्तान। सीधे चलते हैं उधमपुर, लाइव जुड़े हुए अजय जांडियाल। अजय, संक्षेप में बताइए क्या लेटेस्ट है उसके कन्फेशन का? देखिए, जिस तरह से दीपक जी आप जानते हैं, जब उसने खुद कह दिया है कि वो पाकिस्तान से आया है, वहीं से उसका मकसद था कि यहाँ पर जो है आतंकी हमला करना था, फिदाइन अटैक उसने किया, नाकाम हुआ। उसने जो कहा अपने उस वीडियो में, उसने कहा कि अल्लाह ने उसे यहाँ से तो बख्श दिया, आगे जो है वो एक और अटैक को जो है कहीं ना कहीं उसने एक और अटैक करने की सोची थी। मगर अभी की जो जानकारी है, सुरक्षा बलों जो है देश की सभी एजेंसियां उससे जांच कर रही हैं, पूछताछ हो रही है। पूछताछ में उसने ये मान लिया है कि वो पाकिस्तान से आया था और यहां उसका मकसद जो है बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद यहां पर दहशत फैलाना था। और यहीं पर उधमपुर में या उधमपुर के आसपास के इलाकों में आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सैन्य ठिकानों को उसको निशाना बनाना था। और उसी मकसद से उन्होंने BSF की कॉन्वॉय को देखा और उसे अटैक किया। और उसमें जो है उसने 11 जो है BSF के जवान जख्मी हुए, 2 जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद होस्टेज बनाने के बाद जो है वो कुछ लोगों को वहां से ले गया, मगर उन्हीं लोगों ने जो है बहादुरी दिखाते हुए उस आतंकी के घुटने टिका दिए और अब वो आतंकी जो है सुरक्षा बलों के कब्जे में है। बिल्कुल। तो कर्नल फारूक साहब, आपने पूरी कहानी सुन ली कि कैसे पकड़ा गया कासिम। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्यों ना आप और मैं फैसलाबाद चलें और जाने कि मोहम्मद याकूब कौन है, इसके भाई बहन कौन है, इसका भाई लेक्चरर है कि नहीं, इसका छोटा भाई होजियरी का बिजनेस करता है कि नहीं। एक जांच हो जाए ना, इस पे इंडिपेंडेंट जांच हो जाए। जी, मैंने ये आपको कहा है कि अगर किसी जगह पर भी हमारा कोई भी आदमी किसी जगह किसी और मामले में भी अगर हेल्ड होता है या कोई बात होती है, हम भी उसका पता करते हैं जिस तरह आप अपने शहरियों का करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन और ये सब कुछ तो होता रहेगा। लेकिन एक बात जो और थी, जो मैं आपने किसी साहब ने मेरे मुंह की बात ली, वो ये थी कि जब भी मुज़ाकरात नजदीक आते हैं, इस तरह के वाकयात जो हैं ये आपके यहाँ होने क्यों शुरू हो जाते हैं? आप क्यों करते हैं ये बता दीजिए। बेटा, ये करते हैं कि नहीं करते हैं ये बताइए। अरे मुझे ये बताइए, 26/11 का जिम्मेदार कौन था? कि जब भी पार्लियामेंट के हमले का जिम्मेदार कौन था? पहले जो कारगिल के युद्ध में कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी अमन शांति का पैगाम लेकर के मौत का कफन बांध करके पाकिस्तान में गए थे। उसी दिन चंबा में हिमाचल के अंदर 32 बेगुनाह लोगों का कत्ल ISI ने करा दिया था। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार
पाकिस्तान की आईएसआई इनकी जिम्मेदार है साहब, आपको मानना पड़ेगा। आपके रिटायर्ड ऑफिसर ने बार बार बोला है 26/11 की जिम्मेदार वो वहां की आईएसआई थी। आप भी मान जाइए, ये जो अभी आतंकवादी पकड़ा गया है, जैसे बताया चौरसिया जी ने, गोयल साहब ने, कि वो खुद कबूल कर रहा है मैं पाकिस्तान से आया हूं, मान जाइए। फिर शायद अमन शांति का रास्ता फिर नया निकल जाए, नहीं तो ये अमन शांति का रास्ता नहीं निकलेगा। तो अंत में कर्नल फारूक साहब यही कहना चाहूंगा कि आतंक और बातचीत, आतंक और शांति साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा, और अगर आप नहीं समझेंगे तो परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।